अरोड़ा कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि अपन पोषक तत्व पढ़ रहे थे, पोषक तत्व में लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था कि पोषक तत्व की उपलब्धता एवं अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वहां तक अपन ने इसको कंप्लीट किया था। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की। तो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दो चीजें होती है, ठीक है। उर्वरता क्या होती है कि मृदा द्वारा पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की सही अनुपात में, सही मात्रा में एवं सही सांद्रता में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? मृदा उर्वरता, यानी कि सोइल फर्टिलिटी। अब सोइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा उर्वरता किससे देखी जाएगी? अपने कहा पोषक तत्वों के उपलब्ध करवाने की क्षमता। अब जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता होती है उसको अपन देखते हैं, तो उसके लिए अपने को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जरूरत पड़ती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखिए, एक जिस हिसाब से अपन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? अपना ब्लड का सैंपल लेता है। सैंपल लेने के बाद में सीबीसी जो जांच अपन मेनली करवाते हैं उसकी बात करते हैं। सीबीसी में अगर अपन बात करें, काउंट ब्लड सेल, टोटल ब्लड सेल को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। उसमें लिखा होता है आरबीसी इतनी है, हीमोग्लोबिन इतना है, प्लेटलेट्स इतनी है ना। सेम वैसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी क्या है? एक जांच, एक रिपोर्ट है या जांच है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें पोषक तत्वों को देखा जाता है। अपने कहा 17 पोषक तत्व होते हैं, उसके साथ साथ ईसी, पीएच और ये भी होता है ना, सीईसी वगैरह। तो अपन बात करते हैं 12 कारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ऐड किया गया है, ठीक है। कितने कारकों को? 12 स्वास्थ्य कारकों को, यानी कि जैसे न्यूट्रिएंट कौन कौन से ऐड किए हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। कौन कौन से अन्य कारक इसमें ऐड किए गए हैं, वो भी इससे क्वेश्चन आता है। कब घोषित किया गया, कब बना, अपन इसके बारे में देखते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता की थोड़ी परिभाषा लिख लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट में ही चल रहा है मृदा उर्वरता, हालांकि सोइल से परिभाषा अपन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मृदा उर्वरता यानी कि सोइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी अपनी परिभाषा लिखे तो लिखते हैं कि मृदा द्वारा सही अनुपात, सांद्रता या मृदा द्वारा पोषक तत्वों की, ऐसे लिखते हैं, मृदा द्वारा पोषक तत्वों की सही अनुपात, सांद्रता एवं उपलब्ध करवाने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा उर्वरता कहलाती है। अब मृदा उर्वरता की जो अपन जांच करते हैं, यानी कि मृदा उर्वरता को किस जांच से मापा जाता है, तो उसका नाम क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा उर्वरता परीक्षण। अगर इसकी बात करें तो मृदा उर्वरता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने को बनवाना पड़ेगा। अब भाई ये क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अपन दिसंबर 2014 की। कब की बात कर रहे हैं अपन? दिसंबर महीना है और सन है 2014। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की जाती है कि एक स्वास्थ्य कार्ड मृदा के लिए
बनाना चाहिए। उसका नाम क्या रख दिया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें विभिन्न पोषक तत्वों, विभिन्न मृदा कारकों का जिक्र किया गया था। 12 कारक थे, कौन कौन से भी देखेंगे। तो अपन बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई? माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा करी गई। कब करी गई? दिसंबर 2014 में। अगर अपन बात करें प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहां के किसान द्वारा बनाया गया, तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर जिला पड़ता है। गंगानगर में गंगानगर के एक किसान द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया। कब बनाया गया? 2015 में। फरवरी का महीना था 2015, तब से ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब अपन पढ़ते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा हुई, इसमें देखते क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉइल हेल्थ कार्ड। अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी घोषणा कब हुई? बात करते हैं घोषणा, तो घोषणा कब हुई? दिसंबर 2014 में। कब हुई? दिसंबर 2014। घोषणा कब हुई? दिसंबर 2014 में। और अगर अपन इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो ये बनाया गया था सूरतगढ़ गंगानगर या श्री गंगानगर के किसान द्वारा। ठीक है, यहां के किसान द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया था। ठीक है, यह भी कब बनाया गया था? यह भी अगर अपन बात करें तो वही सेम डेट 19 फरवरी 2015 में बनाया गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे चल के मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सम्मिलित कारक। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सम्मिलित कारक। तो कुल कारक कितने थे? 12 कारक थे। कितने कारक? 12 कारक। कुल कारक कितने? 12। ठीक है, कौन कौन से थे अपन को देखते हैं। पहला आता है पीएच।
पहला कारक था पीएच। दूसरा कारक की अगर बात करें तो ईसी, क्या था? ईसी, विद्युत चालकता जिसको अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। ठीक है, आगे चलें तो फिर आता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जैविक कार्बन, यहां इसी को अपन क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। ये तीन कारक ऐसे थे जो पोषक तत्वों के अलावा थे। ठीक है, ये तीनों कारक पोषक तत्वों के अलावा थे। देखिए पीएच यानी कि मृदा का पीएच क्या करना है, दूसरी बात ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, और उसके साथ साथ ही ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जैविक कार्बन। और देखा जाए तो इसमें सीईसी को ऐड नहीं किया है, द 9 विनिमय क्षमता को इसमें ऐड नहीं किया गया। चौथा कारक की अगर अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजन। अब पोषक तत्वों में आ जाते हैं, नाइट्रोजन, पांचवा फास्फोरस, छठवा पोटेशियम। छठवा क्या था? पोटेशियम। तो अगर अपन बात करें प्राथमिक पोषक तत्वों की तो तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व हैं, प्राथमिक पोषक तत्व है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें द्वितीयक पोषक तत्व की तो द्वितीयक पोषक तत्व में बस एक पोषक तत्व को ऐड किया गया है, वो है सल्फर। देखिए बस एक द्वितीयक, कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कितने द्वितीयक पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में होता है 1, 2 और 3। तीन ही तो पढ़े थे अपन ने, तो यानी कि उनमें से बस एक को, कौन सा है वो? सल्फर, द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व को सम्मिलित किया गया है। अब अपन बात करते हैं अब कितने पोषक तत्व बच गए? 5 पोषक तत्व बच चुके हैं। तो देखा जाए जिंक, बोरॉन और आयरन, इसके साथ साथ ही कॉपर और मैग्नीज। 11 क्या है? कॉपर और 12 मैग्नीज। यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? 5 सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अब देखिए 5 सूक्ष्म पोषक तत्व सम्मिलित कर दिए और उसके साथ ही एक द्वितीयक पोषक तत्व सम्मिलित कर दिया, 3 प्राथमिक पोषक तत्व सम्मिलित कर दिए और पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन, इन 12 कारकों को सम्मिलित किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। कब घोषणा की गई और कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ के किसान द्वारा, और कब प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया? तो सूरतगढ़ का किसान था और 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहला बनाया गया था। ठीक है, ये इसके कारक होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं तो आगे चल के अपन देखते हैं कि अब इससे क्या होगा। जैसे मान लीजिए अपन नाइट्रोजन का क्या किया अपन ने? मात्रा ज्ञात करी। एक सैंपल है अपने पास 500 ग्राम का, उसमें किसान लेके आया और किसान बोल रहा है मुझे मृदा स्वास्थ्य कार्ड ज्ञात करना है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना दीजिए। तो नाइट्रोजन की वो वैल्यू पूछ रहा है। अब नाइट्रोजन की अपन ने क्या किया? नाइट्रोजन की मात्रा अपन ने उसको बता दी, भाई तेरे खेत में इतनी नाइट्रोजन है। ठीक है, मान लीजिए अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें तो मान लीजिए अपन ने उसको कह दिया कि तेरे खेत में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, सैंपल से पता चल जाएगा। सैंपल से पता कैसे चलेगा? सैंपल कितने का लेके आएगा वो? 500 ग्राम का मेनली। ठीक है, 500 ग्राम का सैंपल अपन लेंगे। अब इससे अपन अंदाजा कैसे लगा लेंगे? इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। अब अपन बात करते हैं
कि खेत का वजन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर अपन बात कर लें 1 हेक्टेयर भूमि का अगर प्रति, या अपन ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं 6 इंच, या इसको अपन लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर या 150 मिलीमीटर, इसको अपन 6 इंच बोलते हैं, छोटा स्केल आता है। ये जो गहराई होती है ना मृदा की, इसको कृषि मृदा के नाम से जाना जाता है, फरोस्लाइस के नाम से जाना जाता है। यानी कि खेती में बस इतनी ही मृदा का उपयोग में लेता है किसान, इससे गहरी मृदा को उपयोग में नहीं लेता, बस 6 इंच की मृदा को उपयोग में लेता है, इसलिए इसको कृषि मृदा या जोत मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका वजन होता है 2.24 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम। 2.24 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम, इतना इसका वजन होता है। अब जैसे अपन इसका प्रतिशत निकालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका प्रतिशत कितना है, इसके आधार पे अपन देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अलग अलग पोषक तत्वों के लिए 3 कैटेगरी बनाई हुई है। 3 कैटेगरी बनाई हुई है अलग अलग पोषक तत्वों के आधार पर। मृदा को 3 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि मृदा की 3 कैटेगरी बना दी, उच्च, निम्न, उच्च, मध्यम और निम्न। जैसे अभी अपन नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, अगर नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में 280 किलोग्राम पर हेक्टर से कम है तो वो निम्न मृदा में आएगी। 280 से 560 किलोग्राम पर हेक्टर है तो वो मध्यम मृदा में आएगी, और 560 किलोग्राम से अगर अधिक है तो वो उच्च मृदा में आएगी। तो इस आधार पर ऐसे मृदा को 3 भागों में बांट दिया गया, मृदा की उर्वरता को या मृदा की क्षमता को 3 भागों में बांट दिया गया, उच्च मृदा, मध्यम मृदा और निम्न मृदा। ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर ऑर्गेनिक कार्बन की अलग वैल्यू होगी, उसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की अलग होगी, फास्फोरस की अलग होगी। अब अपन इसको देखते हैं, यानी कि किसान को बता देना है कि तेरी मृदा में इतना नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आधार पर तेरी मृदा निम्न मृदा में आती है, जबकि तेरी मृदा मध्यम एवं उच्च मृदा में आनी चाहिए थी, तो नाइट्रोजन का अप्लाई कर। यानी कि किसान को पता चल जाता है इनमें से किस पोषक तत्व की कमी है, और इन पोषक तत्वों की ज्यादातर अपन खेत में प्रोवाइड करवाते हैं। इन पोषक तत्वों को उर्वरकों से अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर। हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं, इधर अपन लिख लेते हैं पोषक तत्वों का नाम। ठीक है, पोषक तत्वों का नाम इधर लिखते हैं अपन, निम्न, मध्यम एवं उच्च। ठीक है, निम्न, मध्यम एवं उच्च। अब ये टेबल बना लेते हैं अपन।
ठीक है। अब देखिए ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। पहला पोषक तत्व अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। पहला क्या आ जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेनली कार्बन की। और इसको प्रतिशत में मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है। तो देखिए अगर मृदा में 0.5% से कम है, क्या प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर ऑर्गेनिक मैटर है जो 5% से 0.5% से कम है, तो मृदा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? निम्न में। और अगर 5 से 0.75 यानी कि 0.75% अगर कार्बनिक पदार्थ है तो मृदा मध्यम कैटेगरी में आ जाएगी। और 0.75% से ज्यादा है तो मृदा उच्च कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ ही अपन बात करते हैं दूसरा नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन को किलोग्राम पर हेक्टर में देखा जाता है। अगर अपन इसकी बात करें तो 280 किलोग्राम पर हेक्टर से कम है तो मृदा निम्न। और अगर 280 से 560 किलोग्राम पर हेक्टर है तो मृदा मध्यम। और अगर 560 से किलोग्राम पर हेक्टर से अधिक है तो मृदा उच्च कैटेगरी में आ जाएगी। बात करते हैं फास्फोरस की। किस फास्फोरस की? उपलब्ध फास्फोरस। उपलब्ध फास्फोरस को भी किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देखा जाता है। अगर देखा जाए, अगर उपलब्ध फास्फोरस मृदा में 10 किलोग्राम पर हेक्टर से कम है तो मृदा निम्न। और अगर 10 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर है तो मृदा मध्यम। और 25 किलोग्राम पर हेक्टर से अधिक है तो मृदा उच्च कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट पोषक तत्वों की बात करते हैं अपन पोटाश की। उपलब्ध पोटेशियम किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देखते हैं, किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से। तो देखिए अगर 108 किलोग्राम पर हेक्टर से उपलब्ध पोटेशियम कम है प्रति हेक्टर में तो उसको निम्न बोलेंगे। 108 से 280 किलोग्राम पर हेक्टर है तो मध्यम। और अगर 280 किलोग्राम से अधिक है तो उच्च। मृदा किस कैटेगरी में आ जाएगी? उच्च। तो मुख्यतः अपने को इन चार चीजों का ही, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस और उपलब्ध पोटेशियम के ही आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटना है। हालांकि सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछते, ज्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाएगी, आपके पास मृदा का एक सैंपल है जिसमें
मृदा 0.6 मृदा में कार्बनिक पदार्थ प्रतिशतता के आधार पर 0.6% है तो आपकी मृदा होगी, पहला ऑप्शन उच्च, दूसरा ऑप्शन मध्यम और तीसरा ऑप्शन निम्न। तो 0.6% है तो 0.6 कहाँ आता है, 0.5 से 0.75 के बीच में, तो यानी कि अपनी मृदा कौन सी हो जाएगी, मध्यम। तो अपने को मध्यम आंसर टिक कर देना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस फिक्स वैल्यू से क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के देखते हैं कि पोषक तत्वों की पादपों में सांद्रता, पोषक तत्वों की पादपों में सांद्रता, यानी कि पोषक तत्व पादपों में कितने कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं, पोषक तत्वों की पादपों में उपलब्ध सांद्रता। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, पोषक तत्वों के पादपों में उपलब्ध सांद्रता। पोषक तत्वों की पादपों में उपलब्ध सांद्रता। तो देखिए, अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था। कार्बन को अपन ने कहा था, कार्बन कितना होता है 45%, ऑक्सीजन कितना होता है 45% और हाइड्रोजन कितना होता है 6%। यानी कि प्लांट का 96% भाग तो कहाँ गया, फ्रेम शिफ्ट न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि जो अखनिजीय पोषक तत्व थे, नॉन मिनरलाइज्ड न्यूट्रिएंट थे, वो कितना परसेंट ले गए, 96%। अगर यानी कि आपके पास 1 किलोग्राम पादप का शुष्क भाग है, शुष्क भार के आधार पर पादप का कितना भाग है 1 किलोग्राम, तो उसमें से 960 ग्राम तो ये 3 पोषक तत्व ले जाएंगे। बाकी के जो बचे हैं उसमें मुख्य पोषक तत्व, यानी कि अपने जो इसमें प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व के साथ द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो ये अपन 3 तो पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की सांद्रता देखनी है बस अपने को। पहला आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की देखी जाए तो लगभग 1 से 4% नाइट्रोजन पादप में उपलब्ध होता है। अपन ने 14,000 ppm लिखा था, जब अपन नाइट्रोजन पढ़ रहे तो वहां पे 14,000 ppm लिखा था। तो आप देखना, प्रतिशत को जब भी ppm में बदलते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत को जब भी ppm में बदलते हैं तो 10,000 से गुणा करते हैं। यानी कि अगर आप 1 को गुणा कर दोगे तो कितने ppm, लगभग 10,000 ppm। 4 को अगर 10,000 से गुणा कर दोगे तो कितने ppm, लगभग 40,000 ppm। एवरेज निकालते हैं तो ज्यादातर पोषक, जो ज्यादातर पादपों में देखने को मिला है कि 14,000 ppm नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध होती है, किसमें, पादप में, ठीक है। अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं पोटेशियम की। देखिए अपन घटते क्रम में लिखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो पोटेशियम की अगर अपन बात करते हैं तो पोटेशियम 0.5 से 1%, 0.5 से 1% होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 0.1 से 0.5%। देखिए 0.1 से स्टार्ट हुआ 0.5 पे खत्म, 0.5 से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म, 1 से स्टार्ट हुआ 4 पे खत्म। यानी कि अपने को ये चारों वैल्यू आराम से याद हो जाएगी। बस याद रखना है ये क्या लिखा है अपन ने, NKP, नॉट NPK नहीं लिखा अपन ने, NKP लिखा है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं द्वितीयक पोषक तत्व की ओर। तो द्वितीयक पोषक तत्व भी सिंपल है भाई। पहले लिखते हैं अपन कैल्शियम, कैल्शियम। तो देखा जाए अगर द्वितीयक पोषक तत्वों की बात आती है तो द्वितीयक पोषक तत्वों की सांद्रता क्या होगी, प्राथमिक पोषक तत्वों से मेनली कम होगी। अरे होगी ना भाई। तो अपने को लिखना है 2 से 1%। कितना, कैल्शियम कितना मिलता है, 0.2 से 1%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें 0.1 से
0.4%। अगर अपन बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर भी 0.1 से 0.4%, यानी कि ये दोनों भी अपने को याद हो गए। और ये अलग है थोड़ा सा, तो इसको याद कर लेना है। अलग कितना है, ज़्यादा अलग नहीं है, ये पोटेशियम से मिलता जुलता सा है, ठीक है। अब ये हो चुके हैं भी प्राथमिक एवं द्वितीयक पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में अपने एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है अपने को वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। 8 सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनकी अपन बात करते हैं। अगर अपन बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो प्रतिशत में पौधे ग्रहण करते हैं, प्रतिशत में, जबकि पीपीएम में आना चाहिए। 0.1 से 1% तक भी पौधे क्या है इसको ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। लगभग कैल्शियम के बराबर ही क्लोरीन पौधे अवशोषित करते हैं, ठीक है। आगे लिखे तो बोरोन, बोरोन बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन की बात करें तो बोरोन 5 से 60 ppm तक पादपों में उपलब्ध होता है, ठीक है। 5 से 60 ppm तक। आगे बात करते हैं जिंक की। जिंक की बात करें तो जिंक 25 से 150 ppm, 25 से 150 ppm तक पादप में उपलब्ध होता है, 150 ppm तक पादप में उपलब्ध होता है। अपन बात कर देते हैं मोलिब्डेनम की। अपने मोलिब्डेनम को क्या कहा था, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये 0.05 से 0.2 ppm तक पादप में उपलब्ध होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.2 ppm, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। फिर अपन बात कर देते हैं निकल की। 17वां आवश्यक पोषक तत्व है, कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 0.1 से 1 ppm तक पादपों में यह उपलब्ध होता है, तो ठीक है। यानी कि ये लगभग सारे ही मेथड, सारी ही सांद्रता है जो इसकी कंप्लीट हुई। पादपों में पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी कितनी होती है, सिंपल सा अपने लिखा है ट्रिक से, ठीक है। घटते क्रम में लिखा है, इसको अपने को याद कर लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, प्रयोगशाला में आप जब भी जाते हो, अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पढ़ा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपने मृदा में की उर्वरता के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांट दिया। उसके साथ ही अपने क्या देखा, पोषक तत्वों की मृदा में उपलब्ध सांद्रता। लगभग ये कंप्लीट होता है। तो इसके साथ अपन देखते हैं प्रयोगशाला में प्रत्येक न्यूट्रिएंट यानी कि प्रत्येक पोषक तत्व को ज्ञात करने के लिए एक स्पेसिफिक विधि का उपयोग में लेते हैं। एक स्पेसिफिक विधि को क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। कई बार उस विधि का नाम पूछ लिया जाता है, उस विधि का क्या किया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है। तो अपन अब पढ़ेंगे पोषक तत्वों को ज्ञात करने की विधियों के नाम, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ को ज्ञात करने के लिए वाकले एवं ब्लैक नम ऑक्सीकरण विधि का उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन को ज्ञात करने में उपयोग में लिया जाता है। उसमें एक ऑप्शन होगा वाकले एवं ब्लैक नम ऑक्सीकरण विधि, ठीक है। तो अपने को उस पर आंसर कर देना, बस केवल अपने को नाम याद करना है, इसमें से ज्यादा और कुछ याद नहीं करना। तो देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, पोषक तत्वों को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियां, ठीक है। पहला आता है ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की बात करें, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, तो
इसके लिए वाकले एवं ब्लेक नम ऑक्सीकरण विधि को उपयोग में लिया जाता है। कौन सी विधि? वाकले एवं ब्लेक नम ऑक्सीकरण विधि को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी बात करते हैं अपन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विधि। कौन सी? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विधि का उपयोग में लिया जाता है। अब ये विधि किसके द्वारा दी गई? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सुबीजा एवं आसीजा, सुबीजा एवं आसीजा द्वारा इस विधि को दिया गया। ये नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉस्फोरस की। नेक्स्ट, हाँ पहले यहाँ पे चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉस्फोरस की कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं। फॉस्फोरस में, हाँ इसमें एक और लिख लेते हैं, नाइट्रोजन सॉरी, उपलब्ध कुल नाइट्रोजन के लिए, मृदा में कुल उपलब्ध नाइट्रोजन की अगर अपन बात करते हैं तो उसको जेलडार विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जेलडार विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब अपन बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में मेनली 3 विधियों को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस में 3 विधियां उपयोग में ली जाती है। इसमें पहली विधि आती है ब्रेज विधि। ब्रेज फर्स्ट विधि। तो देखिए ब्रेज फर्स्ट विधि है जो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोग में ली जाती है। किसके लिए? अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोग में, अम्लीय मृदाओं के लिए। देखिए फॉस्फोरस का कहीं ना कहीं खूब इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही नाइट्रोजन का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन देखते हैं फॉस्फोरस की। तो अम्लीय मृदाओं में ब्रेज विधि का उपयोग में लिया जाता है। अब इसमें 2 अभिकर्मों को उपयोग में लिया जाता है। एक तो होता है HCl, ठीक है, दूसरा NH4 और F। ठीक है, इनकी सांद्रता कई बार पूछ ली जाती है। तो 0.025 मोल और 0.03 मोल, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। यानी कि इन अभिकर्मों की सांद्रता कितनी ली जाती है, और उसके साथ साथ ही ये आपको दिया होगा, बस उल्टा सीधा किया होगा। 0.03 को ऊपर कर दिया जाएगा और 0.02 को नीचे कर दिया, 25 को नीचे कर दिया जाएगा। पहली बात पूछा जाएगा अम्लीय मृदाओं में फॉस्फोरस ज्ञात करने के लिए किस प्रायोगिक विधि का उपयोग में लेते हैं? तो ब्रेज फर्स्ट विधि को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं दूसरी महलिक 3P विधि। महलिक 3P विधि। महलिक 3P विधि की बात करें तो महलिक 3P विधि मैनली उदासीन या अम्लीय से उदासीन, अम्लीय
से उदासीन मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इतना हुआ। एक विधि और बचती है, ओलेसन विधि। इसमें तीसरी विधि कौन सी बचती है? ओलेसन। फास्फोरस के लिए 3 विधियां हैं, मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ओलेसन विधि। अगर अपन बात करें ओलेसन विधि की, तो ओलेसन विधि क्षारीय मृदाओं में उपयोग में ली जाती है। किसके लिए? क्षारीय मृदाओं में के लिए, क्षारीय मृदाओं में उपयोग के लिए। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटेशियम की। कार्बनिक पदार्थ हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेशियम की। तो चौथा आता है पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम की जो सांद्रता है उसको किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो उदासीन सामान्य अमोनियम एसीटेट, उदासीन सामान्य अमोनियम एसीटेट को उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। उदासीन सामान्य अमोनियम एसीटेट विधि, इसको उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। इसके साथ साथ ही एक फ्लेम फोटोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लेम फोटोमीटर यंत्र का उपयोग किस विधि में, किस पोषक तत्व की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग पोटेशियम के लिए किया जाता है। ठीक है, उदासीन सामान्य अमोनियम एसीटेट विधि किसके लिए? पोटेशियम के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए सीईसी, तो सीईसी के इसके साथ साथ ही इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? सीईसी ज्ञात करने में भी किया जाता है। सीईसी ज्ञात करने में भी उपयोगी। सीईसी ज्ञात करने के लिए भी किस विधि का? उदासीन सामान्य अमोनियम एसीटेट विधि को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इतना हुआ। एक आता है गर्म जल विधि। गर्म जल विधि। तो बात करें गर्म जल विधि की, बोरोन को ज्ञात करने में इसको उपयोग में लिया जाता है। बोरोन की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए। बोरोन की उपलब्धता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गर्म जल विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक विधि है डीटीपी है। तो अपन ने पढ़ा था ना जिंक परिवार, तो इसका उपयोग आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक आदि को ज्ञात करने के लिए, आदि को
ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये विधियां समाप्त हुई। ठीक है, ये विधियां समाप्त हुई। तो आज अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, आज अपन ने सबसे पहले मृदा उर्वरता की परिभाषा देखी। मृदा उर्वरता के साथ साथ ही मृदा उत्पादकता भी एक सेम टर्म होती है। उत्पादकता होती है यानी कि उत्पादन, जितना फसल का उत्पादन होगा उसको अपन मृदा के उत्पादन बोलेंगे। मृदा उर्वरता अगर ज्यादा होगी तो मृदा उत्पादक होगी, मृदा उर्वरता अगर ज्यादा होगी तो मृदा उत्पादक होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन यह भी है कि मृदा उर्वर है तो जरूरी नहीं है कि मृदा उत्पादक भी होगी। ठीक है, यानी कि इसकी क्षमता क्या है, पोषक तत्व तो उपलब्ध करवा रही है, लेकिन एक वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा है कि फसल उत्पादन हो ही नहीं रहा, तो अपन कह सकते हैं कि मृदा उर्वर हो सकती है लेकिन उत्पादक नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर अपन कह दें कि मृदा उत्पादक अच्छी है तो उसके पीछे कौन है खड़ा है, मृदा उर्वरता खड़ी है। यानी कि अगर कोई मृदा अच्छी उत्पादक है तो मृदा अच्छी उर्वर भी होगी। ठीक है, बात करते हैं अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। दिसंबर 2014 में घोषणा की गई, 19 फरवरी 2015 को स्थापना की गई। प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी 19 फरवरी 2015 को बनाया गया। आगे चलते हैं तो 12 कारक होते हैं। द्वितीय पोषक तत्व सिर्फ एक है, सल्फर। मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व तीनों है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व 5 है। अपने मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांट दिया। तो कौन कौन सा था, कार्बनिक पदार्थ के आधार पर, नाइट्रोजन के आधार पर, और उपलब्ध फास्फोरस और उपलब्ध पोटेशियम के आधार पर। मृदा को 3 भागों में बांटा। किस किस भागों में, निम्न, मध्यम और उच्च भागों में बांट दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो अपने पोषक तत्वों की पादपों में उपलब्ध सांद्रता देखी। उसके बाद में अपन ने कुछ विधियां देखी जिनका उपयोग करके अपन पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करते हैं या पोषक तत्वों की उपलब्धता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, फास्फोरस की कहीं ना कहीं 3 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि फास्फोरस की थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। देखिए, फास्फोरस की अपन ने 3 विधियां लिखी है, मैहलिक विधि, ओलेसन विधि और ब्रेज विधि। ठीक है, और ब्रेज विधि। ठीक है, तो इन 3 विधियों के साथ साथ अपने कहा कि ओलेसन को क्षारीय मृदाओं में, मैहलिक को अम्लीय एवं अम्लीय से उदासीन, मैली उदासीन मृदाओं के लिए उपयोग में किया जाता है, और ब्रेज विधि है जो ब्रेज विधि अम्लीय मृदाओं में के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इतना हुआ। इसके साथ साथ ही विधियां हुई खत्म और विधियों के साथ साथ पोषक तत्व चैप्टर भी हुआ समाप्त। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। अपन ने लगभग गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन भी अपन ने इसमें अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, और उसके साथ साथ ही अपन ने सारे पोषक तत्वों को अच्छे से गहराई से पढ़ लिया। ठीक है, अपने सिम्टम भी देखे कि लक्षण कैसे कैसे होते हैं, उसके साथ साथ ही अधिकता के कारण, कमी के कारण क्या कार्य हैं, सब कुछ देख लिया। ठीक है, पोषक तत्वों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो रोग हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ही जो अपने सामान्य ज्ञान पढ़ा था पहले कि किसका स्रोत क्या है, किस पोषक तत्व का स्रोत कौन सा है, किस पोषक तत्वों की उपलब्धता किस रूप में पाई जाती है, धनायन के रूप में, ऋणायन के रूप में, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।